हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, बता रहा हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हम इस कार्यक्रम में बहुत सी खबरों के पीछे तक, उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस किस वजह से दिन ब दिन कमजोर हो रही है, उसमें से एक कड़ी आज समझने की हम कोशिश करेंगे। अभी कुछ दिन बाद गुजरात में पंचायत इलेक्शन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये सब इलेक्शन होने जा रहे हैं और वहां एक लंबे अरसे से कांग्रेस एक तरह से लुप्त होती नजर आ रही है। उसमें उसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा होता है? क्या ये जिसे कहते हैं फिक्स मैच है, जिसे आमतौर पर नूरा कुश्ती कह देते हैं? क्या कुछ है सियासत में? आम लोगों की नजरों से पीछे क्या कुछ होता है और अब गुजरात में क्या कुछ हो रहा है, यह समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं जतिन पटेल साहब, जो नौजवान लीडर हैं अहमदाबाद से, और 2015 में जो बीजेपी के खिलाफ पाटीदार आंदोलन हुआ था उसके कन्वीनर थे और किसान सेवा संघ से भी जुड़े हुए हैं। बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। जतिन पटेल साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आपने समय दिया, वक्त दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि नमस्कार। आप बताइए कि आप बीजेपी के खिलाफ झंडा उठाए खड़े हैं और बीजेपी के खिलाफ जो मजबूती से झंडा मजबूत होना चाहिए था वो कांग्रेस का होना चाहिए था, जो कमजोर नजर आ रहा है। इस आने वाले इस इलेक्शन में क्या कुछ हो रहा है? इलेक्शन हारने के लिए मैं बिल्कुल बहुत ही साफ इसलिए कह रहा हूं कि बहुत देर तक ऑडियंस को कंफ्यूजन में ना रखा जाए। सीधे हम चलते हैं उस इशू पर जिसपे हम ये समझना चाहते हैं कांग्रेस किस तरह से हारने का इंतजाम करती है। कांग्रेस हारने का इंतजाम करती है, हर बार अपनों से शुरू करती है। कांग्रेस का कोई यहाँ देखो, ऐसे देखने जाओ तो कोई विचारधारा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। सीधा सिंपल है, पैसा दो, काम करो, खत्म। सब पैसे से ही यहाँ करते हैं। जितनी भी संगठन आज वर्तमान में कांग्रेस में जो संगठन है, उसी पैसों के लिए काम करता है। पिछले 25-30 सालों से गुजरात में 30 सालों से इनकी सरकार नहीं बन पाई है। उसका एक ही रीजन है, सबको ही बिकने वाले हैं। वहां पे कुछ गिने चुने हैं, उनको ऑलरेडी बीजेपी इतना पैसा देती है तो इनको बीजेपी में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका भी अस्तित्व बनाए रखना जरूरी है। तो अस्तित्व को बैलेंस रखने के लिए 50-60 सीटें इनकी फिक्स कर दी है कि इतनी सीटों में तुम खेलो, इससे आगे तुमको नहीं आना है। 30 साल से यही खेल खेलना है बीजेपी कांग्रेस को मिलकर। जैसे हर बार चुनाव होते हैं तो पाटीदार कौम, जैसे गुजरात में जो पाटीदार कौम है, और चुनाव में राजनीति में जीत हार की बहुत बड़ी मायने रखती है। जो जहां ये पाटीदार कौम खड़ी हो जाती है उसको जितना ही जितना होता है। और हमने पिछले 25 साल से बीजेपी का सपोर्ट किया, बीजेपी को सत्ता दिलाई, बीजेपी के साथ खड़े, उनको फंडिंग किया, उनको मेन पावर दिया, सब कुछ दिया। पर 2015 में जब हम लोग पार्टी आरक्षण मांगने के लिए निकले, हमारी जो आरक्षण की मांग थी उसको लेके हमने पूरे गुजरात में आंदोलन किए। अहमदाबाद के अंदर सबसे बड़ी सभा की, 25 लाख से ज्यादा लोग उसमें इकट्ठा हुए थे। उस सभा के बाद उस रात को जब पुलिस ने दमन किया, उस दमन में हमारे 14 लोगों को मार दिया गया। भारत में कोई जानता नहीं है बात, बहुत कम लोगों को पता होगी कि 14 लोगों को, 14 पाटीदार लड़कों को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मार दिया। उसमें से 6 लोगों को तो कमर, ये जो कमर बोलते हैं, हमारे कमर के ऊपर के भाग में, गले में, छाती में ऐसे गोलियां मारी, जिसको मैं एनकाउंटर बोलूंगा, एनकाउंटर किया है। और वो ज्यादा उम्र के नहीं थे, 18-18, 20-20 साल के थे। तो ये सब हुआ, घरों में घुस के लाठीचार्ज किया। उनको ये आदेश दिया था कि पटेलों को थोड़ा कूटो पीटो, ये सीधे हो जाएंगे, सामने कभी विद्रोह नहीं करेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि कोई जमीनी जुड़ी हुई कौम है और इन्हीं की वजह से सरदार पटेल की संतान है। सरदार पटेल ने पूरा भारत एक किया, ऐसे ही नहीं किया, उनके गुण भी हमारे में है। वो भूल ये सब। तो इसका बदला लेने के लिए हमने चुना कि कांग्रेस को इस बार हम सपोर्ट करेंगे। तो पूरे गुजरात में सारे पाटीदार से लेके पाटीदार से जुड़े हुए सारे समाज, क्योंकि यहाँ व्यवसाय उद्योग में सब पाटीदार सबसे ज्यादा है, तो दूसरे भी समाज के लोग हमसे अच्छे से जुड़े हुए हैं व्यवसायिक तौर पे और सामाजिक तौर पे। इनका बेनिफिट लेके हमने कांग्रेस को पूरा सपोर्ट किया 2017 के विधानसभा के चुनाव में। यहाँ 182 सीटें। तो उस वक्त भी कांग्रेस ने क्या किया जो हर बार करती थी, इनका कोई कैडर नहीं होता है, कोई टीम नहीं होती, कोई विचारधारा नहीं होता है। पाटीदार आंदोलन की वजह से हर बार 50-60 सीटें लाने वाली कांग्रेस आंदोलन की वजह से 80 से भी ज्यादा सीटें लाई विधानसभा। उसके जीतने के पूरे चांसेस थे, लेकिन हर बार की तरह ये हारने के लिए ही बैठे थे, क्योंकि उन्होंने सीटों का ये बंटवारा ऐसे किया था कि सीट उसको टिकट मिलती थी जो पार्टी का जो पदाधिकारी है, जो एमएलए है पुराना, जो सांसद है, उसका कोई रिश्तेदार होगा, उसका कोई फ्रेंड होगा, उसकी जी हजूरी करने वाला होगा। तो ऐसे सामंतवादी व्यवस्था टाइप ऐसे लोगों को ये लोग टिकट देते।
और बाकी जिसको टिकट देते हैं पता है कि भाई तो पैसे लेके आएगा, तो जो ज्यादा पैसा देगा उसको टिकट देंगे। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख में लोग टिकट बेचते हैं। यही धंधा चलता है 30 साल से। और वो 20 लाख 25 लाख देके कांग्रेस में जो बंदा टिकट लेगा तो पैसा वसूल कहाँ से करेगा? वो वसूल करने के लिए यहाँ एक ही सिस्टम है, कांग्रेस में आदमी क्यों जाता है? पैसे की जरूरत है तो वो कांग्रेस में जाता है। कांग्रेस में जाके मेहनत करेगा, थोड़ा बड़ा बन जाएगा, बीजेपी उसको पैसा देगी, खरीद लेगी। कांग्रेस उसको कुछ नहीं दे पाएगी, इसलिए बीजेपी देके उसको खरीद लेती है, क्योंकि विचारधारा ही नहीं है। और यही हर बार इलेक्शन में होता है। वो अभी अभी इनको ना ही कैडर बनाना है, ना ही कोई विचारधारा लागू करनी है, ना ही जन से जुड़े कार्यकर्ताओं को चलता है, सौदेबाजी से चलाना है सरकार। इनका समझौता हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आपस में ऐसा मजबूत समझौता हो चुका है कि सरकार हम चलाएंगे, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे काले कुकर में है वो सब तुम चलाते रहो, हम तुमको डंडा नहीं करेंगे, तुम हमको मत। यही समझौते से 30 साल से बीजेपी की सरकार चल। तो ये अभी जिस तरह से लोकल इलेक्शंस हैं, म्युनिसिपैलिटीज के हैं, पंचायत के हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हैं, नगर निगम के, उसमें यानी बिल्कुल इस निचली सतह से लेकर ऊपर तक आप कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में यही सेटिंग चल रही है? क्या कुछ है? क्यों कांग्रेस में हुकूमत में आने की ख्वाहिश क्यों नहीं रही? क्या वजह है? क्या सिर्फ सब लोग नेता लोग अपनी जेब में पैसा भरते हैं और चले जाते हैं? क्या कुछ है? कांग्रेस में देखो एक सिस्टम, जब जब इलेक्शन आता है, जब तक टिकटें नहीं बिकी होती है, जब तक टिकटें नहीं बांटी होती है, तब तक कांग्रेस में हर कोई प्रचार करता है, हर कोई कांग्रेस करता है। जिस दिन, यहाँ तक कि गुजरात में तो ये लोग टिकट कब देते हैं? जब फॉर्म भरने का आखिरी दिन है, जैसे 13 तारीख आखिरी दिन है, तो 13 तारीख को दोपहर में 12 बजे फोन करके बताएंगे कि तुमको टिकट मिला है। यानी उसके पास सिर्फ 3 घंटे का वक्त है। आखिरी वक्त पे टिकट लेने के लिए वो जाएगा, फॉर्म फॉर्म भरेगा, तो प्रचार कब करेगा? किसको टिकट नहीं मिलने वाला है पता नहीं। तो यहाँ ये इनकी थर्ड क्लास स्ट्रेटजी यहीं से इनकी शुरू होती है। दूसरी चीज, इनके जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, वो जब पता चल गया इलेक्शन के पहले 10 लोग प्रचार कर रहे हैं और जैसे दूसरे को टिकट मिल गई तो बाकी सब घर पे बैठ जाते। तो ये लोग प्रचार में और टिकट के लिए इसीलिए खड़े हैं कि बीजेपी से उनको पैसे मिल जाए। ये चीज कांग्रेस भी अच्छे से जानती है। कांग्रेस को अगर इलेक्शन जीतना होता तो सबसे बड़ा उसके पास मुद्दा था गुजरात मॉडल, जिसको दिखा पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है, लेकिन असल में विकास जो मॉडल है गुजरात का, वो कितना फ्लॉप है और कितना सुपर डुपर फ्लॉप है, ये तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों अच्छे से जानते हैं। लेकिन कांग्रेस कहीं पे भी मैंने नहीं देखा, चलो गुजरात में आपने समझौता कर लिया है बीजेपी से कि भाई हम सरकार में रहेंगे और इसी को गुजरात मॉडल दिखाते हुए पूरे भारत में हम सरकार बनाएंगे। इसलिए शायद यही समझौता हुआ कांग्रेस से कि तुम्हारी क्या चोटी उसने दबा के रखी है, तुम्हारी कौन सी फाइल है, क्योंकि ये तो कुंडलीदारी है बीजेपी वाले संगी, कुंडली अच्छे से निकाल के रखते हैं, तो सबकी कुंडलियां भी निकाल के रखी होगी, उसके डर से ये लोग करते हैं। क्या करते हैं तो वही जाने। लेकिन उनकी वजह से हम लोग जो है, समाज जो है, किसान जो है, जो कांग्रेस पे भरोसा करता है, उसका भरोसा तो टूटता है। ये कांग्रेस नहीं समझती है। वो है, चलो छोड़ो। पर मेन चीज ये कि गुजरात मॉडल जो है, गुजरात मॉडल एकदम फ्लॉप है। ये दिखा के मैंने कभी नहीं देखा देश में किसी भी चुनाव में कांग्रेस ने गुजरात मॉडल को एक्सपोज करने का कोई प्रयत्न किया हो या कोई बात की हो। तो मुझे सीधा सीधा साफ लग रहा है कहीं ना कहीं लोगों का, दोनों का मेल जुल के सेटअप है कि या तुम सत्ता में रहो, हम आपको टेंडर देंगे, हम आपको रोड रास्ते का काम देंगे, सत्ता में आने की बात मत करो, नहीं तो हम ये चिट्ठा निकालेंगे, वो निकालेंगे। और इसी मुद्दे पे पूरे देश की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये लोग ना खड़े होने देते हैं किसी को, ना खुद होने। जो गुजरात में अगर कोई पार्टी राजनीति करने आना चाहेगी तो सीधा कांग्रेस बोलेगी कि तो सीधा बीजेपी को फायदा करेगा। कांग्रेस कभी जीती ही नहीं है, तो फायदा करे या नुकसान करे क्या फर्क पड़ता है? तो इसमें तो बहुत ही अजीब सी सूरत मुझे ये लगती है कि जो बीजेपी से सताए हुए लोग हैं, जो बीजेपी की परफॉर्मेंस उन्हें नुकसान ही पहुंचाती है, वो फिर किसके साथ जाएं, कहां जाएं? और एक एक अजीब एक फीलिंग होती है कि अगर सरकार के खिलाफ आप खड़े हैं और सरकार के खिलाफ खड़े होने से कोई आपकी पसंद की कोई हुकूमत नहीं बन पाई, तो आपने एक तरह से दुश्मन के तौर से अपने आप को आइडेंटिफाई भी करा लिया और सरकार भी आपकी मर्जी की नहीं बनी। तो ऐसी हालत में तो दिन ब दिन जो मुखालिफ लोग हैं, जो बीजेपी के खिलाफ जो कुछ खड़े होना चाहते हैं उनकी पॉलिसी के खिलाफ, उनके लिए तो एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि
अनएंडिंग चाहत है जो कभी पूरी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, खुद ही लड़ना है उनको, खुद ही जेल जाना है, खुद ही भुगतना है और थक हार के घर पे बैठ जाना है, क्योंकि कांग्रेस को तो कुछ करना नहीं। विपक्ष पूरे 30 साल से गुजरात में है ही नहीं, और मुझे नहीं लगता आने वाले 10 साल तक होगा। अगर यही रहा तो कुछ संभावना नहीं है कांग्रेस की 10 साल तक खड़ी होने में, ऐसे ही चलना है तो। अच्छा, इसमें ये गुजरात मॉडल का एक हिस्सा है जो आप बता रहे हैं कि इलेक्शन में किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के इलेक्शन लड़ते हैं। चूंकि देश भर में बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है, खासतौर पर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? चूंकि अगर अगर जिसे कहते हैं ना, कांग्रेस के लीडर्स को अगर खून मुंह लग ही गया, उन्हें वो पैसा कमाना और ताती जेब में भरने की आदत हो ही गई, तो ये आदत तो देश भर में पूरे देश को एक गर्त की तरफ लेके चली जाएगी। आप देश के लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस तजर्बे के साथ? देश के लोगों से तो मेरा यही कहना है कि कांग्रेस पे भरोसा रखना बेकार है। बिल्कुल इन पे भरोसा रखने लायक ही नहीं है, क्योंकि ये खुद बिके हुए है। ये हमारा क्या करेंगे? देखो, एक चीज है जो हमारे वहां बोलते हैं, जो नफ्स दबाना, जिसकी नफ्स दबी हुई है वो आपका कैसे भला कर सकता है। यही चीज यहाँ हालत पूरे देश में कांग्रेस के होने वाला है। अगर कांग्रेस को करना होता तो उसके पास बहुत 30 साल से गुजरात में, आप एक समझ लो, आप 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 4-5 टर्म आप हार जाते हो मानते, लेकिन छठे टर्म तो आपको जब मौका मिलता है तब तो जीत सकते हो। तभी भी आप वही गलती दोहराते हो, मतलब आपका कुछ न कुछ समझौता है, आपकी कुछ न कुछ नब्ज से दबी हुई है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो वो जब तक कांग्रेस उसको क्लियर नहीं करती है और नए नेतृत्व को नहीं खड़ा करती है, तब तक कांग्रेस पे मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएगी। तो मुझे देशवासियों को तो यही संदेश देना है कि हमें जो करना है वो हमारे दम पे करना है, बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के करना है, क्योंकि ये पार्टी है सारी की सारी बिकी हुई। या तो हमें कुछ अच्छा अपना ये सब प्लेटफॉर्म खड़ा करना पड़ेगा, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, कि जो ये जो हमारी सांप्रदायिक विचारधारा है तो उसके हिसाब से सबको एक साथ लेके चल पाए। बाकी ऐसे तो कुछ नहीं हो, सब बिके हुए, इन पे भरोसा करना ही बेकार है। अच्छा, इस तरह से तो एक तरह से डेमोक्रेसी जिस पर सब लोग विश्वास करते हैं, और डेमोक्रेसी को खत्म करने का इंतजाम खुद पॉलिटिकल पार्टियां ही आपस में मिलकर के अगर कर लें, तो जनता कहां जाएगी फिर? कैसे? देखिए, जब आप तीसरी कोई ताकत खड़ी करने की बात करते हैं, उसमें जाहिर है वक्त लगता है, लीडर को उभरने में टाइम लगेगा, जबकि वो सारा मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है। वो किसी तीसरे को कैसे उभरने देगा? कैसे इन हालात में डेमोक्रेसी को बाकी रखा जाए? आप चूंकि नौजवान लीडर हैं और आपने बहुत से तजर्बे किए हैं, पाटीदार आंदोलन में जेल भी जाना पड़ा है, कई किस्म के तजर्बे आपको हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल हेड ऑन आमने सामने की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या डेमोक्रेसी बच पाएगी अगर इस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां आपस में ही मिल बांट करके कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लें? देखो, वर्तमान हालात में अगर देखने जावे, मेरी तरफ से देखे ना, मेरे हिसाब से तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। बचने की तो बात ही है, डेमोक्रेसी है ही नहीं। आप सीधा समझ लो कि अभी चुनाव आ गए, अभी कोरोना चला गया, चुनाव नहीं थे तो 1,000 रुपया फाइन करते थे गुजरात में, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती टारगेट दिया था। पूरे भारत में सबसे ज्यादा कलेक्शन मास का गुजरात में हुआ है, यानी लूटने का। यही विकास मॉडल है। लोगों के पास धंधे रोजगार नहीं है, किसी की 25% सैलरी आ रही है, फिर भी आप उसकी जेब में से 1,000 रुपए की लेने की दानत रखते हो, तो ये कौन सा डेमोक्रेसी हुआ? यानी डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। और ऐसे देखने जाओ तो उसका क्या है? देखो, जरूरत हमें है, जरूरत किसानों को है, जरूरत युवाओं को है, जरूरत बेरोजगारों को है। तो जरूरत जिसे होती है, निर्माण उसे ही करना पड़ता है। दूसरों के भरोसे अगर रहे तो निर्माण नहीं होगा, सौदा होगा। ये मेरा मानना है। जरूरत हमें है तो निर्माण करना ही पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। हम हमारी जरूरतों को हम अच्छे से समझते हैं तो हम जिस प्रकार निर्माण करेंगे वो हमारा होगा। दूसरों की निर्माण की हुई चीजें हम एडॉप्ट करेंगे तो हमारे लिए थोड़ी होगा, उसमें तो हमको एडजस्ट करने वाली बात होगी ना। तो वो शुरुआत कहां से होगी? कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा ऐसा ग्रुप, कौन सी कोई एनजीओ, क्या कुछ होगा? क्या आपको लगता है ये जो किसान आंदोलन है उसमें से कोई एक कुछ चिंगारी निकलेगी जिससे देश का कुछ भला हो सकेगा?
शुरुआत तो कहीं जो भी देश में आज तक जितनी शुरुआतें हुई है आंदोलनों से और मूवमेंट से ही हुई है, बदलाव उसी से आया है। जरूरी नहीं एक आंदोलन विफल हो गया तो दूसरा सफल नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल हमें ये तो आंदोलन यानी एक हमारी संवैधानिक हक है और हमारी मांगों को पूरा करने के लिए हमको पूरा राइट्स है उसके लिए, तो वो करना वो कोई गलत बात नहीं है। ये लोग पर आंदोलन करते हैं, रातरों यहाँ पे भी रातरों लगा दिए थे, सब पे देशद्रोह लगा दिए थे सब पे, तो ये कॉमन हथियार काम, इसकी तो बात नहीं करते। लेकिन आंदोलनों के जरिए बिल्कुल हो सकता है कुछ नया इतिहास खड़ा हो सकता है। देश का युवा मिलता है, देश का बेरोजगार मिलता है, किसान मिलता है, सब एक होते हैं, जाति धर्म भूल जाते हैं, कट्टरपंथी को सोचना बंद करते हैं और सब एक होके वही आजादी के वक्त जैसा माहौल खड़ा हो जाता है। इसमें कोई ना जाति ना कोई धर्म, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लड़ाई, अपना कौन, ना हिंदू ना मुसलमान, हर कोई अपना, यही सोच के अगर कोई आगे से आता है, कोई ऐसा कुछ नेतृत्व लेके आता है, तो जो मैं तो बोलता हूँ उसको अभी ये वक्त है, ये आगे ये बीज रोपने का, ये शुरुआत करने का यही सही वक्त है, बदलाव का यही सही वक्त है। आज नहीं तो 10 साल बाद भी रिजल्ट मिलना ही मिलना है, लेकिन शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी किसी न किसी को। शुरुआत को लेके हम लोग घूमते हैं, हर देश में हर राज्य में घूमते हैं। मैं हूँ अविनाश काकड़े जी, हमारी पूरी टीम है देश में, 70 से ज्यादा हमारे फाउंडर है। पूरे देश में हम पूछते यही हमारी बातें रखते हैं, हमारे विचार रखते हैं कि ये क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन पटेल साहब, आपने बहुत ही गहरी बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। एक तो ये कि कांग्रेस किस तरह से लुप्त होती जा रही है अपनी गलतियों की वजह से, बल्कि अपनी प्लानिंग की वजह से। मुझे याद आ रहा है अभी गुलाम नबी आजाद साहब राज्यसभा में जब रिटायर हुए, उसके बाद एक पोर्टल को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है इस पार्टी को फिर से मजबूती से करने के लिए कि हर लेवल पर इलेक्शन होने चाहिए पार्टी के अंदर, और जब इलेक्शन होंगे तो कोई भी इंसान जो चुन के आएगा, किसी प्रदेश के अध्यक्ष हो या कोई और जिम्मेदारी उसे मिले, वो पार्टी के लिए लॉयल होगा। अगर किसी नेता ने उसे रखा होगा तो वो उस नेता के साथ लॉयल होगा। तो ये बड़ा फर्क, गुलाम नबी आजाद वही लीडर हैं कांग्रेस के जिन्होंने तकरीबन बिल्कुल ये डेढ़ लोग कहते दर्जन हैं, और दूसरों को कहते हैं लीडर्स ने कि मिलकर के एक लेटर लिखा था लीडरशिप के सिलसिले में। जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, ये यही कांग्रेस कहती है कि बीजेपी सामंतवादी व्यवस्था की तरह चलती है, सब सामंतवादी जी हजूरी पार्टी है, ठीक है, ब्राह्मणवाद भी सामंतवादी है, ये हुआ। लेकिन मेन चीज ये है कि आपने नजदीक से आप जब देखोगे तो जहां जहां चुनाव हो गया आप देखना, जब तक टिकटें नहीं बटती है तब तक सब ठीक होता है। जब टिकट बटती है ना तब पता चलता है कि असली सामंतवादी कौन है। और यही सामंतवाद, कांग्रेस का जो सामंतवाद है उसको ले डूबेगा। जी, 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 जी। बहुत-बहुत शुक्रिया जतिन पटेल साहब। कांग्रेस के बारे में इतनी गहराई से लोग कम उस तरह से समझते हैं, जिस तरह से आप गुजरात में तजुर्बा कर रहे हैं और उस तजुर्बे को आपने हमारे दर्शकों के सामने शेयर किया है। हमने तो भरोसे हमने कांग्रेस पे भरोसा किया, उसके भरोसे बीजेपी से हमने लड़ाई की, जेल गए, केसेस जेल, और आज भी बीजेपी के खिलाफ खड़े, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के साथ नहीं खड़े। भले बीजेपी के खिलाफ है लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं है। वहां खड़े रह के देख लिया, 2017 के बाद तीन इलेक्शन आए, तीन इलेक्शन में हर बार उन्होंने यही पैसों के झोल झाल, टिकटें बेचना, ये करना वो करना, अपनों को टिकट देना, सही लोगों को ठीक से नहीं देना, इवन पार्टी को ठीक से चलाने का एजेंडा ही उनका कोई है ही नहीं, और उनको सही यही पैसे से मतलब है। तो इसी वजह से हमको भी, हम यही सोच रहे हैं कि अभी कुछ ना कुछ हो, गुजरात में परिवर्तन का बहुत जरूरत है। लेकिन उस हिसाब की कोई आज तक पार्टियां आई नहीं है जो बीजेपी को टक्कर दे सके, जो ईमानदार हो, जो सही में वो एक विचारधारा से ताल्लुक रखती हो। ऐसी आज तक कोई अभी वर्तमान में देखा है तो अभी ओवैसी जी को भी उतारा है मैदान में, और आम आदमी पार्टी को भी उतारा है सीधी फाइट करने के लिए गुजरात इलेक्शन में। लेकिन इन दोनों से यही होने वाला है, सीधा का सीधा बेसिक बेनिफिट बीजेपी को मिल रहा है पूरा। बहुत-बहुत शुक्रिया जतिन पटेल साहब, आपने अहमदाबाद से हमारा साथ दिया। आपने बहुत सी बातें की और ऐसी बातें जो देश भर में उस पर मंथन होना चाहिए, गौर करना चाहिए, और मैं समझता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अहम है। और आप चूंकि फेस टू फेस उस सिचुएशन को देख रहे हैं और खुद मुकाबला कर रहे हैं, आपने उसको महसूस किया। बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।